नमस्कार दोस्तों, मैं संडिल अनुज पथज्योति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम तीन महत्वपूर्ण अधिनियमों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे जो 25 दिसंबर 2023 को महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदन प्राप्त किए। ये तीन जो अधिनियम आपके बने हैं उनका जो नाम है वो है, पहला भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, दूसरा जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये संहिता है दो और एक अधिनियम पास किया गया 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर 2023 को इस पर प्रेसिडेंट की एसेंट प्राप्त हुई। ये आपके गुड गवर्नेंस के डे के तौर पर मनाया जाता है, सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जाता है 25 दिसंबर को। क्रिसमस डे भी इसी दिन है और आपके यहाँ तीनों विधेयकों को राष्ट्रपति महामहिम के द्वारा उन्हें अनुमोदित किया गया, उस पर उनकी साइन की गई। पहला भारतीय न्याय संहिता जो रिप्लेस किया, ये इंडियन पैनल कोड 1860 को रिप्लेस किया 1860 जो लॉर्ड मैकाले के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये आपकी CRPC जो कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की थी उसे रिप्लेस किया। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस किया। ये जो विधेयक थे LS से 20 दिसंबर 20 दिसंबर और RS से 21 दिसंबर को पास हुए। ये राज्यसभा से 21 दिसंबर को और लोकसभा से 20 दिसंबर को ये आपके बिल जो है वो पास किए गए और 25 दिसंबर को इन पर प्रेसिडेंट की कंसेंट प्राप्त हुई, एसेंट प्राप्त हुई, जो कि साइन किया गया। वन बाय वन हम देखेंगे इनमें क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या परिवर्तन हुए हैं इन तीनों अधिनियमों में और संहिताओं में। यहां पहली मैं बात करूं तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 1872 का था, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का था, अब उसे रिप्लेस किया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। यदि मैं इनमें बदलाव की बात करूं तो ओल्ड जो आपके, यानी अब तो ओल्ड हो गई, अभी तो लागू नहीं हुआ है नया। यदि मैं अभी बात करूं कि इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दोनों में फर्क क्या है, जैसे ओल्ड और न्यू अभी नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी ये नोटिफाई नहीं हुआ है, अभी ये लागू नहीं हुआ, इन्फोर्स नहीं हुआ है, तो अभी भी जो एग्जिस्टिंग है वो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ही चल रहा है, इसलिए इसे ओल्ड कहना अभी नहीं है। लेकिन क्या बदलाव होगा जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिस दिन से आपके यहां इन्फोर्स हो जाएगा। इंडियन एविडेंस एक्ट जो पुराना था उसमें जो मेजर बदलाव हुए हैं आपके, मैं उनके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। पहली चीज, इसमें 11 चैप्टर थे, 167 धाराएं थी और 3 पार्ट्स थे। यानी मैं इंडियन एविडेंस 1872 की बात करूं तो इसमें जो चैप्टर्स थे आपके, चैप्टर्स की संख्या 11 और सेक्शंस की जो नंबर्स थे वो 167 और पार्ट की बात करूं तो पार्ट जो है वो 3। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो आपका 2023 है, जो लागू होने वाला है, जिस दिन इसे नोटिफाई कर दिया जाएगा उस दिन से यह इन्फोर्स माना जाएगा। यहां जो परिवर्तन हुआ है वो देख लीजिए। यहां पे चैप्टर जो थे इंडियन एविडेंस एक्ट में 11, यहां पे चैप्टर्स की संख्या जो है वो 12 है। मैं थोड़ा सा अंतर करके दिखा रहा हूं, चैप्टर 12 है। यहाँ पे 167 सेक्शंस थे, इसमें आपका 170 सेक्शंस हो गया है और इसमें 3 पार्ट थे और इसमें आपका 4 पार्ट हो गया है। इनमें जो बेसिक डिफरेंस है आपका प्राइमा फेसी, द फर्स्ट वन इज चैप्टर 11 इसमें था, चैप्टर 12 इसमें हो चुका है, एक चैप्टर आपका बढ़ गया है। 167 सेक्शंस थे आपके इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में, इसमें
170 यानी 3 धाराएं आपकी इसमें बढ़ गई हैं। इसमें पार्ट जो है वो 3 थे और इसमें एक पार्ट आपका इंक्रीज कर गया है, ये 4 पार्ट हो गए हैं। यानी यदि मोटा मोटा देखें बाहर से तो ये प्रमुख बदलाव आपको दिखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 12, 170 और 4। अब आप आइए इनके प्रियम्बल के बारे में बात करें तो इंडियन एविडेंस एक्ट का जो प्रियम्बल था, जो उद्देशिका है प्रियम्बल, वो कहती है 3 चीजों के बारे में बात करती है। कंसोलिडेट करने के बारे में, अमेंड करने के बारे में और डिफाइन करने के बारे में। यानी मैं अभी तक जो याद कर रहा था वो आपकी उद्देशिका किसके बारे में बात कर रही है? कंसोलिडेट, अमेंड एंड डिफाइन, 3 वर्ड्स के बारे में बात करती है। लेकिन जो प्रियम्बल आपकी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, ये स्पष्ट करता है कि कंसोलिडेट करना है। किस बात को कंसोलिडेट करना है? कंसोलिडेट द जनरल प्रिंसिपल, जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर द फेयर ट्रायल, फॉर द फेयर ट्रायल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर द फेयर ट्रायल यानी जो भी जनरल प्रिंसिपल है, एविडेंस के जो जनरल रूल्स है और जो प्रिंसिपल्स है, उन्हीं को कंसोलिडेट करना है फॉर द फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल के लिए इन्हें कंसोलिडेट किया जा रहा है, ये आपका प्रियम्बल बताता है। अब प्रियम्बल में जो परिवर्तन यहां पे अमेंडमेंट और डिफाइन था वो यहां पे नहीं है। अब यहां पे सिर्फ कंसोलिडेट वर्ड यूज किया गया है और कंसोलिडेट किसको किया जा रहा है? जनरल रूल्स को किया जा रहा है और आपके प्रिंसिपल्स को किया जा रहा है। और किसके लिए? पर्पज और ऑब्जेक्टिव क्या है? फॉर द फेयर ट्रायल के लिए ऐसा किया जा रहा है। अगेन मैं आपको बात करूं कि यदि सेक्शन 1 की बात करें तो सेक्शन 1 में यहां पे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में जो है वो बात करता है आपका कि यहां पे शॉर्ट टाइटल के बारे में बात कर रहा है, एक्सटेंट के बारे में बात करता है और शॉर्ट टाइटल के बारे में, एक्सटेंट के बारे में बात करता है और किसके बारे में बात कर रहा है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट। और यहां पे नए में भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो किसके बारे में बात करता है? यहां पे शॉर्ट टाइटल, जहां पे एक्सटेंट है वहां पे एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। यहां पे शॉर्ट टाइटल हो गया, यहां पे एक्सटेंट हो गया और यहां पे कमेंसमेंट के बारे में बात कर रहा है। ये जो कमेंसमेंट, और जबकि नई वाले पे बात देखोगे तो नए वाले में क्या लिखा हुआ है? शॉर्ट टाइटल है, जहां पे एक्सटेंट है वहां पे एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहा है। यानी एक्सटेंट की जगह पे क्या हो गया? एप्लीकेबिलिटी हो गया। और कमेंसमेंट। तो ये जो चेंजेस हुए हैं आपके सेक्शन 1 में, शॉर्ट टाइटल जो होगा वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम इसे कहा जा सकेगा। इसकी जो एप्लीकेबिलिटी होगी वो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया होगी। और ये कहां पे एप्लीकेबल होगा? जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपका 2023 है तो ये पूरे भारत में एप्लीकेबल होगा। ये पहले से भी था, 2019 के बाद से भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो जम्मू कश्मीर पे लागू हो चुका है 2019 के बाद 31 अक्टूबर। तो ये आपका जो अधिनियम होगा वो भी पूरे भारत पे लागू हुआ है। और कहां पे ये एप्लीकेबल है? तो ये जुडिशियल प्रोसीडिंग पर एप्लीकेबल होगा। और कहां पे? यहां जो अंतर है सेक्शन 1 में दोनों में, वो है जब आप पुराने पे देखते हो यानी 1872 में आपने देखा तो वहां पे मार्शल कोर्ट की बात कर रहा है। मार्शल कोर्ट को कहता है इंक्लूड होगा। लेकिन 3 मार्शल कोर्ट जो आपके आर्मी एक्ट से आई हैं, जो आपके एयरफोर्स एक्ट से आई हैं आपकी, और जो आपके नेवल डिसिप्लिन एक्ट के अंतर्गत जो मार्शल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट होगा वो इंडियन एविडेंस एक्ट की परिधि में नहीं आएगा। जबकि नई भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यहां पे ऐसा कोई अंतर नहीं स्पष्ट किया गया है। यहां पे मार्शल कोर्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा। यानी मार्शल कोर्ट यहां पे नए वाले में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है, सिर्फ मार्शल कोर्ट को इंक्लूड करता है। जबकि 1872 का जो साक्ष्य अधिनियम था उसमें यह बताया गया था कि मार्शल कोर्ट तो इंक्लूड होगा, लेकिन ये एक्सक्लूड करता था जो कन्वीन किए जाएंगे, जो कॉन्स्टिट्यूट किए जाएंगे एयरफोर्स के अंतर्गत, आर्मी के अंतर्गत और नेवल डिसिप्लिन एक्ट के अंतर्गत। तो ये सेक्शन 1 का जो अंतर है और ये है। एफिडेविट पर पुराने पे भी नहीं लगता था, एफिडेविट पर अभी भी नहीं लगेगा। आर्बिट्रेशन पर 1872 में भी नहीं लगा है और ये 2023 वाले में भी नहीं लगेगा। ये एप्लीकेबिलिटी।
मैं सेक्शन 2 की बात करूं तो 1872 का जो सेक्शन 2 है 1872, ये रिपील कर दिया गया था ये 1938 में, और नए साक्ष्य अधिनियम यानी 2023 में ये सेक्शन जो है वो बदल चुका है। दो जो है वो यहां पे रिपील है, वो यहां पे नहीं है। यहां पे पुराने में यदि आप देखेंगे, यानी पुराना मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, पुराना का मतलब अब ये पुराना ही लग रहा है। 1872 जो है ये सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन के बारे में बात कर रहा है। इसका अंतर देखें जरा। तो सेक्शन 3 में जो इंटरप्रिटेशन था, इंटरप्रिटेशन, वो अब BSA में ये आ गया है सेक्शन 2 में। ये अंतर है आपका। हेड जो है वो चेंज हुआ है। ये डेफिनेशन के बारे में बात किया है, ये इंटरप्रिटेशन के बारे में बात किया है, और यहां पे आपके डेफिनेशन की बात आ गई है। यहां पे सेक्शन 3 में था और यहां पे सेक्शन 2 में आ गया है। यहां पे यदि मैं बात करूं तो जो टोटल वर्ड्स को इंटरप्रेट किया गया था वो 10 वर्ड्स थे, 10 थे। लेकिन सेक्शन 2 में जो बातें 1872 1872 की 3 और 4 में थी, उन्हीं दोनों को ऐड कर लिया गया है और दोनों को यहां पे डिफाइन किया गया है। यहां पे डिफाइन किया गया है। यह डेफिनेशन क्लॉज है आपका सेक्शन 2, और यहां पे इंटरप्रिटेशन क्लॉज थी 3 में और धारा 4 में। यदि यहां पे देखेंगे सेक्शन 10 में, तो सेक्शन 3 में 10 बातें और सेक्शन 4 में 3 बातें थी, यानी मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम और कॉन्क्लूसिव प्रूफ। इन दोनों धाराओं को मर्ज कर दिया गया है और उसे ला दिया गया है आपके सेक्शन 2 में। यदि आप टोटल देखोगे तो यहां पे 3 है और यहां पे 10, टोटल कितना हो रहा है आपका 13 हो रहा है। लेकिन एक वर्ड्स को सेक्शन 2 से गायब कर दिया गया है, यानी 1 वर्ड माइनस हो गया है, यानी इंडिया को नहीं रखा गया है। इसका मतलब अब इसमें जो इंटरप्रिटेशन हुआ है, जो डिफाइन हुआ है, वो आपके सिर्फ 12 वर्ड्स हैं। एक खास बात, 3 में जो बातें थी वो रैंडम इंटरप्रिटेशन किया गया था, ये कंसोलिडेट किया गया है और इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा गया है। ये सबसे खास बात है। आपके यहां पे डेफिनेशन क्लास में जो भी वर्ड्स को डिफाइन किया गया है वो अल्फाबेटिकली डिफाइन किया गया है, और ये थोड़ा सा याद करने में आसानी होगी। थोड़ा सा पहला ही डेफिनेशन है आपका, यानी जो आपकी डेफिनेशन है वो सी से स्टार्ट हो रही है। सी है, डी है, ई है, एफ है, और फिर उसके बाद एम, एन, पी, आर, एस। ये अल्फाबेट ऑर्डर है। यानी सी में आपको 2 डेफिनेशन मिलेगी। पहला जो डेफिनेशन है वो कोर्ट की है और दूसरा जो डेफिनेशन है वो कॉन्क्लूसिव प्रूफ की है। यही थोड़ा सा अल्फाबेट के क्रम में जो है वो गड़बड़ी दिखती है, यानी कॉन्क्लूसिव पहले होना चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसके बाद कोर्ट होना चाहिए। ऐसा है नहीं, ये पहला कंफ्यूजिंग रिमार्क है अभी। तो COU होना है, तो ये CON है, तो अल्फाबेटिकली देखेंगे तो CON पहले आएगा, इसे पहले नंबर पे होना चाहिए था। ये थोड़ी सी गलती हुई है यहां पे। अदरवाइज कोर्ट है। दूसरा जो है आपका वो कॉन्क्लूसिव प्रूफ है, और डी से जो है आपका वो डॉक्यूमेंट हो जाता है। डी से यानी अगेन जो है कोर्ट है, दूसरा जो है कॉन्क्लूसिव प्रूफ है, और फिर आपका डॉक्यूमेंट है। ई से आपका, और यहीं से एक और है, ये है आपका डिसप्रूव। तो पहले यहां पे क्या हो जाएगा, डिसप्रूव हो जाएगा, और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट हो जाएगा, और फिर उसके बाद एविडेंस होगा। यहां पे एविडेंस है, और फैक्ट भी 2 है आपके। तो पहला जो है वो फैक्ट होगा, फिर फैक्ट इन इशू होगा। यानी पहला क्या हुआ आपका फैक्ट, और फिर क्या हो गया फैक्ट इन इशू हो गया, इशू। और फिर उसके बाद मे प्रिज्यूम, यम से जब आएंगे आप तो यहां पे क्या मिलेगा आपको मे प्रिज्यूम, और फिर उसके बाद नॉट प्रूव, ये क्या हो जाएगा नॉट प्रूव हो जाएगा, और फिर यहां से क्या हो जाएगा प्रूव हो जाएगा। पी से आपको, ये मैंने अपने से बना दिया है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे तो आप इसी तरीके से पाएंगे। आप सेक्शन 2 में इसी तरीके से भारतीय साक्ष्य अधिनियम में चीजों को डिफाइन करने का प्रयास किया गया है। और फिर आर जो है ये रेलेवेंट के बारे में बात कर रहा है,
और यस जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है, सेल्फ रिज्यूम के बारे में बात कर रहा है। सेक्शन 3 में जो 10वां वर्ड था वो इंडिया था, वो सेक्शन 2 में यहां पे उसे नहीं रखा गया है। तो मैंने आपको बताया कि 10 यहां पे 3 यहां पे टोटल 13 हुए, लेकिन एक को इसमें माइनस कर दिया है तो बचा कितना, यहां पे 3 और 4 दोनों को मर्ज कर दिया गया है, जो सेक्शन 2 में रख दिया गया है। यहां पे धारा 3 में इंटरप्रिटेशन की बात किया है, यहां पे धारा 2 के अंतर्गत जो है वो डेफिनेशन क्लास के बारे में बात किया है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं आपके। तो सी डी ई एफ और एम एन पी आर एस। सी से पहले नंबर पे जो आना चाहिए वो कॉन्क्लूसिव आना चाहिए, लेकिन पहले नंबर पे कोर्ट है, फिर कॉन्क्लूसिव है, फिर डिसप्रूव है, फिर डॉक्यूमेंट है, फिर एविडेंस है, और फिर उसके बाद फैक्ट है, फिर फैक्ट इन इश्यू है, फिर मेक रिज्यूम है, फिर डॉट प्रूव्ड है, फिर उसके बाद प्रूव है, फिर उसके बाद आपका रेलेवेंट है, और यस से आपका सेल्फ रिजम्पशन है। यानी जो वर्ड्स आपने 3 और 4 में पढ़े थे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंतर्गत, अब वो बातें साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 2 में रख दिए गए हैं। अब जरा देखें आप, अगेन यदि मैं बात करूं तो जो बातें आपकी सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 5 में थी, वो बातें अब यहां पे सेक्शन 3 में आ गई हैं, और ये क्रम आपका यही चल रहा है। यानी 2 का डिफरेंस जो है वो चलता है। जो बातें यहां पे 6 में थी वो बातें यहां पे 4 में हो गई। यानी 6 में आपने रेजिस्टे पढ़ा है, 6 में क्या है, रेजिस्टे। अब ये बात कहां पढ़ेंगे आप, क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट यानी रेजिस्टे के बारे में बात जो है वो कहां होगी, 4 में। 7 में आपने यहां पे पढ़ा था कॉज इफेक्ट एंड ओकेजन के बारे में, वो बात आपकी 2 का अंतर है आपका, ये 5 में आ जाएगा। 8 में आपने जो है वो सीएमपी के बारे में पढ़ा था, यानी कंडक्ट के बारे में, मोटिव के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में, और ये बातें आपकी कहां आ जाएंगी, 6 में आ जाएंगी। 9 में आपने जो है वो आइडेंटिटी के बारे में आपने पढ़ा हुआ था, और ये बातें जो है वो कहां आ जाएंगी, 7 में आ जाएंगी। आप ये देख रहे हैं कि 2 का डिफरेंस चल रहा है। यानी हेड जो है, यदि आपके दिमाग में ये बातें बैठी हुई है तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़े बहुत परिवर्तन होंगे जो वर्ड्स में डिफाइन किए गए हैं, उन्हें भी मैं चर्चा करूंगा, आगे लेकर के आऊंगा। इसी तरीके से आप जो 10 में पढ़ते हैं, कॉन्स्पिरेटर के बारे में जो बात की गई है वो यहाँ पे 8 में है। जो यहाँ पे आपने प्ली ऑफ एलिबाई को 11 में पढ़ा था, वो बातें यहाँ पे 9 में है। फिर जो बातें आपने 12 में पढ़ा था वो बातें आपकी यहाँ 10 में है। ये आपका 13 में जो पढ़ा था वही बातें यहाँ पे 11 में है। ये बात आपने 14 में जो पढ़ा है वो बातें यहाँ पे 12 में है। और फिर आपने 15 और 16, ये अंतर लगातार जो है 2-2 का डिफरेंस चल रहा है। और आपने सबसे महत्वपूर्ण, मैं आपको जो आगे बता रहा हूं, ये आपने 17 में एडमिशन को पढ़ा है। 17 में क्या पढ़ा गया है, आपने एडमिशन को पढ़ा हुआ है, और एडमिशन वो बात कहां बताई गई है आपकी, 15 में बताई गई है। यानी 2 का डिफरेंस अभी तक देख रहे हैं आप, 17 तक आप चले गए हैं, 18 तक चले गए हैं आप। जो हेड का अंतर हुआ है वो 2 का हुआ है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट जो कंटेंट है वो सिमिलर है। थोड़े मोड़े परिवर्तन के बाद, यदि मैं आपसे बात करूं कि मैं 15 तक जो आपको बताया, यदि डिफरेंस की बात करूं तो 1 से 2% भी डिफरेंस नहीं है इसमें जो वर्डिंग हुई है। और इन सारे अंतरों को मैं लेकर के आऊंगा एक वीडियो के सीरीज के तौर पर। यदि आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। अब कल जो है इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इन वर्ड्स में और इन इंटरप्रिटेशन में क्या अंतर किए गए हैं, इसी तरीके से एक सीरीज के तौर पर मैं पूरी बात क्लियर करूंगा। थैंक यू वंस अगेन।